बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 10 और इनका फर्स्ट चैप्टर है वो बेस करता है अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके पास अलजेब्रा है। अलजेब्रा में आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बाद उसमें नंबर हैं, उसके बाद उसकी पावर है। अगर हल करना है यू हैव 3 डिफरेंट वेज़, उसके ज़रिए आप इसको हल कर सकते हो। तो बजाय इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसके की पॉइंट पे चलते हैं। एक्चुअली इसमें आपने किन-किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस रखना है। जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा तब तक आप इसके सॉल्यूशन को अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। तो सबसे पहले इनके की पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके, इस की पॉइंट में एक चीज़ आपने क्लास माइंड में रखनी है कि अब जब भी आप अलजेब्रा की बात करोगे तो वहाँ पे आपके पास इसकी डिफरेंट टर्म्स आएँगी और जो भी टर्म्स है वो बेसिकली उनके एक सेपरेट नाम होते हैं। तो उन नामों को आपने लाज़मी फ़ोकस करना है। जब तक आपको उस नामों का मतलब पता नहीं चलेगा तब तक आप हज़ार कोशिश करो तो आप अलजेब्रा के ऊपर ग्रिप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले उसके नाम के ऊपर चलते हैं। इसके अलजेब्रा फॉर्म में आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी दैट इज़ कोएफ़िशिएंट। द सेकंड थिंग वेरिएबल and the third thing कांस्टेंट। ये तीन चीजों के अलावा जो है आप कभी भी अलजेब्रा को हल नहीं कर सकते और जब तक आपने इन चीजों के ऊपर ग्रिप नहीं बनाई तो बहुत ही मुश्किल है कि आप अलजेब्रा का किसी भी एक क्वेश्चन को एक सिंपली तौर पे आप इसको सॉल्व भी कर सको। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जो है बेसिकली कहते हैं अ फॉर्म ऑफ नंबर। ये बेस करता है नंबर्स के ऊपर। ये नंबर के ऊपर बेस करता है। सेकंड, कांस्टेंट पे क्या होता है? ये भी नंबर पे बेस करता है। जब ये दोनों नंबर पे बेस करते हैं तो इसमें फर्क क्यों है? ये कोएफिशिएंट क्यों है? ये कांस्टेंट क्यों है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन नंबरों के साथ कुछ सेपरेट टर्म्स यूज हो रही है कि नहीं हो रही। मींस मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स। और ये स्मॉल अल्फाबेट जो है ये इन नंबरों के साथ अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से ये नंबर टर्न हो जाते हैं कोएफिशिएंट के अंदर। और जबकि स्मॉल नंबर इनके साथ सॉरी स्मॉल अल्फाबेट इनके नंबरों के साथ अटैच नहीं होते तो इस वजह से ये रह जाता है कांस्टेंट। मींस ये जो टर्म है वो ऊपर वाले के पास जाके अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। और ये वाले जो नंबर हैं इनके साथ कोई अल्फाबेट नहीं आता, ना अल्फाबेटिकल फॉर्म आती है ना कुछ आता है। इसकी वजह से ये जो सिंपल नंबर फॉर्म है ये रह जाते हैं एज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट को अगर उर्दू में बोला जाए तो वो कहते हैं वो नंबर जो जिसको कोई भी चेंज ना कर सके। अब इस नंबर को चेंज करने वाला कौन है आपके पास? स्मॉल अल्फाबेट। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3x प्लस 4 की। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि आपने कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। याद रहे कि वेरिएबल ओनली बेस्ड ऑन द स्मॉल अल्फाबेटिकल फॉर्म। कोएफिशिएंट क्या है? अ फॉर्म ऑफ नंबर दैट comes along with the small alphabetical form. What is constant? A constant is a fixed number that doesn't shows any small alphabet या small alphabetical form. तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है। तीनों की डेफिनेशन में एक ही चीज कॉमन है, दोनों नंबर फॉर्म है लेकिन वेरिएबल किसके पास जाता है? इस नंबर के पास, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? कोएफिशिएंट। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा क्लास फोकस करना है। फोकस क्या है कि सबसे पहली चीज इसमें आपको कोएफिशिएंट क्या नजर आएगा। हमने माइंड में रखना है कि कोएफिशिएंट वही बनेगा जिसके पास अल्फाबेट होगा। तो इस टाइम पे 3 के पास अल्फाबेट है तो इसको हम बोल देंगे कोएफिशिएंट। और जो अल्फाबेट है उससे बोलेंगे वेरिएबल। और जो आपके पास सिंपल नंबर है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे जब भी मैं किसी x की वैल्यू को पुट करूंगा ये फोर्स कर देगा इस 3 को कि यू हैव टू चेंज योर टर्म। सच एज मैं यहाँ पे इस x की जगह पे पुट कर देता हूँ 2। अब इस 2 की वजह से 4 को तो कोई असर नहीं हो रहा, तो इस 2 की वजह से किसको असर हो रहा है? 3 को। तो एक ये भी पॉइंट है दैट नंबर दैट फोर्स बाय इट्स वेरिएबल टू चेंज इट्स ओन वैल्यू। तो मींस इस 3 को फोर्स कौन कर रहा है? इसका अल्फाबेटिकल फॉर्म। मींस अब मैं इसको पढ़ूंगा तो बोलूंगा 3 टाइम्स 2 तो ये आंसर देगा मुझे
6 मीन्स 3 तो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन फोर्स किसने किया? एक वेरिएबल ने। तो दूसरी भी डेफिनेशन यही हो जाती है, वेरिएबल डजंट शोज एनी फिक्स वैल्यू, इट इज यूज्ड एज अ फाइंड द अननोन वैल्यूज ऑफ द नंबर फॉर्म ऑफ और अलजेब्रा और एक्सप्रेशन फॉर्म। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है हमें हेल्प आउट करता है जब भी हमें किसी फॉर्म या किसी चीज की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना हो। ठीक है, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे जब 2 रखा तो उसने इस 3 को टर्न कर दिया एज अ डबल, तो ये 3 चेंज हो गया किसमें? 6 में। जबकि इसके साथ 4 को तो कोई भी असर नहीं हुआ और 4 को कोई चेंज भी नहीं कर रहा। इस वजह से इस 4 को हम कहते हैं कांस्टेंट और इस 3 और x को हम कहते हैं कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। इसी से रिलेटेड जरा इस एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। इस एग्जांपल में आपने सिंपल क्या करना है, इसमें कोफिशिएंट को पिक आउट करना है, उसके बाद वेरिएबल को अलग करना है और कांस्टेंट को अलग करना है। तो कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा? रिमेंबर क्लास, आपके पास कोफिशिएंट ओनली 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 सिर्फ क्या होगा? वो नंबर जो अल्फाबेटिकल के साथ होगा। तो इस टाइम पे मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 2। तो ये मेरे लिए बन जाएगा कोफिशिएंट। द सेकंड थिंग, मुझे किसको अलग करना है? वेरिएबल को। अब वेरिएबल हो सकता है आपके पास पावर में आ जाए, विदाउट पावर हो, लेकिन माइंड में आपने क्या रखना है कि वो अल्फाबेट होना चाहिए, और जो अल्फाबेट होगा चाहे जैसा भी हो स्मॉल होना चाहिए, और जो स्मॉल अल्फाबेट है वो आपके लिए क्या बनेगा? वेरिएबल। तो मेरे पास यहाँ पे m स्क्वायर था, तो मैंने इधर m को मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, उसके बाद क्या है? वो नंबर जिसके पास कोई अल्फाबेट नहीं है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, काफी इजी है, आपने बस ये चीजें माइंड में रखनी है। कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास दो कोफिशिएंट नजर आएंगे, एक है 5 और दूसरा है 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 एंड 2। अब अल्फाबेट कौन कौन से? एक है P और दूसरा है Q। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P एंड Q। और अब मेरे पास आती है बात कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट मेरे पास सिंपल क्या बन रहा है? 3। तो मैं इसको कांस्टेंट के कॉलम में लिख दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आ रहा है 9r स्क्वायर प्लस 5। रूल विल बी रिमेन सेम। क्या करना है? सबसे पहले कोफिशिएंट अलग करना है, तो कोफिशिएंट आपके पास हो जाएगा 9, उसके बाद है r और उसके बाद है 5। वेरी सिंपल, आई होप काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। लास्ट 2 एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद चले जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली बनी कैसे थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास आप एक और चीज चेक करो, ये भी हो सकता है चैलेंजिंग हो क्वेश्चन कि आपके पास अल्फाबेट है लेकिन उसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। हम यहाँ पे बात करते हैं देयर आर 3 इमेजिनरी नंबर्स। कभी भी अगर आपके पास ये आइडेंटिफाई करना हो कि इस फॉर्म के साथ कोई नंबर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। कैसे? हम यहाँ पे कहते हैं अगर किसी के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम कहते हैं वहां पे 1 मौजूद है। अगर किसी के साथ कोई नंबर नहीं है हम कहते हैं वहां पे भी 1 मौजूद है। और किसी के अगर पावर में भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कहते हैं वहां पे भी 1 मौजूद है। इसे कहते हैं 3 इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी कि यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं डील कर रहा हूं इस 1 को, और मुझे जिस चीज की जरूरत है वो उस टर्म पे या उस टाइम पे वो वाली टर्म मेरे सामने आ जाएगी। अब मुझे चाहिए इधर एक कोफिशिएंट, तो अब यहाँ पे कोई नहीं था, तो इसकी काम किया था, इसका वर्क पूरा करने के लिए क्या आ गया? 1 सामने आ गया। तो मेरे लिए कोफिशिएंट बन जाएगा 1, उसके बाद अल्फाबेट क्या है? x, और उसके बाद सिंपल नंबर दैट इज 3। लास्ट एग्जांपल है, मेरे पास कोफिशिएंट क्या होगा? द फर्स्ट थिंग 10 देन 9। तो ये हो जाएगा 10 एंड 9। उसके बाद आपने वेरिएबल अलग करने हैं, तो आ जाएगा b एंड a एंड द लास्ट थिंग इज 3, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द इक्वेशन फॉर्म, कि अगर आपके पास इक्वेशन आती है तो उनके नाम क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन है तो मेन चीज अपने माइंड में रखनी है, इक्वेशन होता क्या है? हम कहते हैं द फॉर्म ऑफ expression consist on coefficient, variable and
कांस्टेंट, बिल्कुल वही चीज जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिवाइज की थी। क्या था कि ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मींस किसी चीज के बारे में बताना, किस चीज के बारे में, लेकिन आप जो भी चीज बताओगे उसके कुछ पार्ट्स होने चाहिए। अब वो पार्ट्स में क्या क्या है? कंसिस्ट ऑन कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब ये तीन चीजें जब मिलती है ना, तो बेटा यहाँ पे आपके लिए इक्वेशन बनाते हैं। जैसे अब अगर मैं यही एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैं यूज करूंगा एज अ ए एक्स प्लस बी। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एल्जेब्रा यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब x के साथ जो a है, ये a आपके लिए काम करेगा एज अ कोफिशिएंट, b आपके लिए काम करेगा एज अ कांस्टेंट, और x आपके लिए काम करेगा एज अ वेरिएबल। अब यहाँ पे हम बात करें हैं द टाइप्स ऑफ इक्वेशन या टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, तो हमारे पास जो सबसे बेसिक फॉर्म आती है वो ये है, इसे कहते हैं लीनियर फॉर्म। अब लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके ऊपर आपके पास कोई भी पावर नजर नहीं आती। अब पावर ना है ऐसा तो हो नहीं सकता। हम यहाँ पे इमेजिनरी वन को यूज करते हैं। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि देयर आर थ्री बेसिक अननोन नंबर्स या थ्री बेसिक हिडन नंबर्स। जैसे यहाँ पे हमने वन को यूज किया था, तो सेम हमने यहाँ पे क्या कहा कि किसी के ऊपर अगर पावर नहीं है वहां पे भी वन मौजूद होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे सब की जो पावर है वो वन 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 यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से हम इस फॉर्म को कह देते हैं लीनियर फॉर्म। ठीक है। नाउ सेकंड, अगर मैं इनकी पावर इंक्रीज कर दूं 2 तक, और एक में कोफिशिएंट और वेरिएबल इंक्रीज कर दूं, अब पावर के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए, ना कि टर्म्स के ऊपर। अब पावर मेरे पास कितनी होगी? सबसे पूरी पूरी इक्वेशन में पूरी जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज 2। तो इस 2 को देखते हुए मैं बात किसकी करूंगा? क्वाड्रेटिक की। क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है बेस करता है नंबर ऑफ पावर 2 पे। जिस टाइम पे आपको इक्वेशन में 2 की पावर नजर आएगी, उस टाइम पे वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। इन केस अगर पावर इंक्रीज कर जाती अप टू 3, मींस ax3 bx2 cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? यहाँ पे 2 भी मौजूद है, लेकिन उससे बड़ी भी पावर है दैट इज 3। नाउ आई हैव टू से दैट कि यहाँ पे ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये क्या बन गया है? ये एक क्यूबिक फॉर्म बन गया है। तो हम इसको नाम दे देंगे क्यूबिक की। ठीक है। इन केस एक और पावर इंक्रीज हो जाती है, ax4 bx3 cx square dx plus e is equal to 0। now it is a very big form of equation। यहाँ पे काफी बड़ी फॉर्म बन गई, लेकिन स्टिल वी हैव टू फोकस ऑन द पावर। जहां पे आपको पावर नजर आएगी आपने वो चीज फोकस करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज 4। इसको देखते हुए मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको 2 पे, क्योंकि यही स्टेप आपको इस चैप्टर में भी नजर आएगा इन एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। तो ये इसकी डबल फॉर्म है, तो हम इससे क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है क्लास, ये चीज होगी। अब जरा रिवाइज करते, अगर पावर 1 होगी तो क्या होगा? लीनियर। पावर 2 हो जाएगी क्वाड्रेटिक। पावर 3 होगी क्यूबिक। एंड इफ देयर इज अ पावर ऑफ 4, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक। अगर ये इंक्रीज कर देता है, मींस 5 आ जाए, 6 आ जाए या nth टर्म आ जाए, तो हम फिर उसके बाद एक ही सेंटेंस यूज करते हैं, that is the polynomial with the degree 5, the polynomial with degree 6, means the polynomial with degree, जो भी आपके पास n नंबर है, जो भी बड़ा नंबर होगा हम वही नाम आगे रख देंगे। क्लियर है? सिर्फ हमारे पास बेसिक ये 4 नेम्स ही होते हैं। ठीक है क्लास, आई होप ये जो स्टैंडर्ड है या इंट्रोडक्शन, इसकी जो फॉर्म थी या इंट्रोडक्शन था पूरा चैप्टर का, वो क्लियर हुआ होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। इफ यू स्टिल हैव एनी इंफॉर्मेशन और इफ यू हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन इन दिस लेक्चर, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ और भी पूछनी है तो आप मुझे बता सकते हो। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।